हे ऑडियंस, रेलवे आपकी संपत्ति है, कृपया इसको क्षति न पहुंचाएं। जब मैं छोटा था तो स्टेशन पर यह पढ़कर हमेशा सोचता कि मैंने सिर्फ टिकट का पैसा दिया है, फिर रेलवे मेरी संपत्ति कैसे। फिर धीरे धीरे मुझे लोकतांत्रिक होने का मतलब समझ आने लगा कि कैसे सरकारी संस्थाएं पब्लिक के लिए काम करती हैं और कैसे फिर यही पब्लिक सरकारों का चुनाव करती है। पावर कैबिनेट्स में होती है, लेकिन वो सब देश के अलग अलग हिस्से से पब्लिक को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बैंक की बात करें तो ये सिस्टम सबसे ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम करता है, जिसमें एक नागरिक अपनी सरप्लस मनी को बैंक में सेव करता है, जिसे बैंक जरूरतमंद दूसरे नागरिक को लोन के रूप में प्रोवाइड कराता है। और हम कह सकते हैं कि ये सब हमारी संपत्ति है, हम सबकी, जिस पर सबका अधिकार है। तो फिर निजीकरण क्यों? 21 जुलाई 2020 को ये खबर आती है कि सरकार 6 पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण कर रही है। इसके बारे में अब जरा 50 साल पीछे चलते हैं। जब 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो एक बहुत बड़ी घटना थी। वो ना सिर्फ देश के वैचारिक बदलाव का एक आइडिया था, बल्कि 1947 से चली आ रही हमारी वीक इकोनॉमी की एक नई शुरुआत थी। उससे पहले के इतिहास की हम बात करें तो 1942 की भुखमरी और विश्व युद्ध के बाद भारत में डेवलपिंग इकोनॉमी या जमींदारी जैसी भूमि सुधार योजनाओं के बावजूद अमीर और अमीर बनते गए और गरीब सड़क पर आ गए। देश में सोशल डिसबैलेंस पैदा हो गया और इसके साथ ही आर्थिक विषमता बढ़ने लगी, जिसके लिए तब एक नए इकोनॉमिक मॉडल की जरूरत पड़ी। तब बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसा कदम एक बहुत बड़ी छलांग साबित हुआ। बेसिकली एक तरफ भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। आज भी 3/4 लोग गांव में ही रहते हैं। आईटी सेक्टर, पावर प्लांट और सिविल प्रोजेक्ट्स के बावजूद गांव, खेती और मानसून पर ही देश की इकोनॉमी निर्भर करती है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के बावजूद अगर एक साल भी मानसून गड़बड़ा गया तो उसका असर सीधे देश के बजट पर पड़ता है। और दूसरी तरफ एक कड़वा सच ये भी है कि किसान कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में ही पलता है और अपने पीछे कर्ज छोड़कर ही मर जाता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए बैंकों का सरकारी होना और रूरल नेटवर्क से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल निजीकरण कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि फिर से रियासतीकरण है। जमींदारी प्रथा का आगमन। मात्र 70 साल में बाजी फिर पलट गई। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। फर्क सिर्फ इतना है कि रास्ता दूसरा चुना गया है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, सरकार और उनके मंत्री देश की रियासतों को आजाद भारत का हिस्सा बनाने के लिए परेशान थे। क्यों? क्योंकि रियासत के हिस्से की प्रॉपर्टी को अधिकार में लेकर ही इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की नींव रखी जा सकती थी। फिर धीरे धीरे बैंकों और रेलवे कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब फिर से वो उठाया गया कदम वापस खींचा जा रहा है। याद रहे, ब्रिटेन का निजीकरण का फॉर्मूला मात्र 15 साल में फेल हो गया था। हम अपनी बात करते हैं। अभी हम प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल की बढ़ती फीस से परेशान हैं। लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने से बेहतर मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदते हैं, ये जानते हुए भी कि कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन फीस इतनी है कि क्या करें। दिन भर की कमाई से अगर डॉक्टर साहब जी दवाई खरीद ली तो बच्चे क्या खाएंगे। दूसरी तरफ अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो जैसे कोई लूट मची हुई है। इंग्लिश नुमा बिल्डिंग के नाम पर शिक्षा की नीलामी हो रही है। अब रेलवे, बैंक, इंश्योरेंस से भी सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। हमारा देश यानी हम, क्या हम में से सभी प्राइवेट रेल और बैंक का इस्तेमाल कर पाएंगे? स्कूल और हॉस्पिटल देखकर ऐसा नहीं लगता। जिम्मेदारी दूसरे को सौंप देना जिम्मेदारी नहीं कहलाती। अपनी योजनाओं की कमी छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। पहले सरकारी संस्थानों को ठीक से काम करने न दो, उसके बाद बदनाम करो जिससे निजीकरण करने पर कोई आवाज ही ना उठाए, और लास्ट में पब्लिक प्रॉपर्टी को कैपिटल बनाकर उन कैपिटलिस्ट को बेच दो जिन्होंने इलेक्शन के भारी भरकम खर्चे की फंडिंग की है। हमें समझना होगा, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी की मालिक नहीं होती। वैसे भी सरकार का काम सामाजिक होता है। हम सरकार बिजनेस करने के लिए नहीं बनाते। 1832 में जब पहली बार मद्रास में रेलवे का प्रस्ताव अंग्रेजों ने रखा था तो वो मुनाफा कमाने के बारे में नहीं था, बल्कि सामाजिक कल्याण और व्यापार स्तर बढ़ाने के लिए था। अगर निजीकरण की प्रक्रिया इस तरह जारी रही तो हो सकता है कल सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों का भी निजीकरण किया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में जनता का क्या होगा। लोकतंत्र में गरीबों के पास अमीरों की तुलना में अधिक शक्ति होगी, क्योंकि वो संख्या में अधिक होंगे और बहुमत की इच्छा सर्वोपरि होगी। ऐसा अरस्तू ने कहा था। खैर, ये सब जाने दीजिए। हम मंदिर मस्जिद पर बात करेंगे,
क्योंकि जब तक लोग मंदिर मस्जिद पर बात करेंगे तब तक सब ठीक है, बाकी ये सब मुद्दे भविष्य में खुद सामने आएंगे। आप बस एंजॉय कीजिए और व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या कोई आपत्ति हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है।